friends, welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, in this particular video, I'm going to discuss about discharge of contract. अब तक जो हमने किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्री कंसेंट कर लिया, कंसिडरेशन कर लिया, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वो हमारा क्या है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. एक्चुअली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वहां पर क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. सपोज दैट ए और बी दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया. ए ने कहा भाई मैं आपको 80,000 रुपीज दूंगा, आप मुझे अपनी कार मुझे बेच दीजिए. एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है. अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट किन किन केस में, किस किस कंडीशन में डिसकंटिन्यू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो यहाँ पर हमको क्या करना है, सारी कंडीशंस हमको पढ़नी है, समझनी है कि किन किन केसेस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है. ठीक है. तो डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस. वहां पर क्या है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस हैं, जो हमारे ऑब्लिगेशंस होंगे, वो ऑब्लिगेशंस क्या हैं, वो ऑब्लिगेशंस आप हमारे खत्म हो जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं मोड ऑफ डिस्चार्ज समझ लेता हूं कि मोड ऑफ डिस्चार्ज क्या क्या है. मोड ऑफ डिस्चार्ज कि कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे. तो पहला तो है, मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा. पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. ठीक है. मैं अभी आगे इसको डिस्कस करूंगा कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस क्या होता है. दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट. डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट. फिर है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट. डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. फिर है बाय लैप्स ऑफ टाइम. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. लैप्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. और लास्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो ये 6 हमारे मोड्स हैं. पहला क्या है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट. फिर है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. फिर है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. फिर है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. और फिर है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये 6 मोड्स हमारे हैं जिसमें हमारा, इसमें फर्दर भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. पहला मोड हमारा क्या है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस जो है वो हमारा बहुत ही ऑब्वियस सा मोड है. ठीक है. अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो हमें करना ही पड़ेगा. ठीक है. वो हमें करना ही करना है. अगर हमने अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज कर ली हैं तो इट मीन्स दैट आई हैव परफॉर्म्ड माई ऑब्लिगेशंस, या जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल हमारी ड्यूटीज थी वो हमने कर ली हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है. ठीक है. तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में क्या है, द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बाय परफॉर्मेंस, दैट इज वेयर द पार्टीज हैव डन whatever was promised in the contract. कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो प्रॉमिस किया था
वो एक्ट हमने कर दिया है, जो हमारे ऑब्लिगेशंस थे वो ऑब्लिगेशंस हमने फुलफिल कर दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनको करने के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ए एंड बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने कहा भाई मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा, आप हमको अपनी जो सेकंड हैंड कार है वो आप मुझे बेच दीजिए, ठीक है। तो ए एंड बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹10,000। बी विल सेल हिज कार टू ए, जो उसकी सेकंड हैंड कार है। तो मतलब कि बी ने उसको कार की डिलीवरी दे दी एंड ए ने उसको पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज का। इसका मतलब दोनों की जो भी ऑब्लिगेशंस थे, जो भी ड्यूटीज थी, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, वो दोनों ने फुलफिल कर दिया। वहां पर हमारा परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, डिस्चार्ज हो गया बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज थी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, उन ऑब्लिगेशंस को हमने फुलफिल कर दिया है। उसके बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कम्स टू एन एंड, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस पहला है। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस में ये तो था एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये क्या था पहला पार्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कि हमने उसको एक्चुअली परफॉर्म किया, हमने उसको क्या किया, एक्चुअली परफॉर्म किया। दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या जिसको हम बोलते हैं टेंडर, इसको हम बोल सकते हैं टेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर, व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, बट प्रोमिसी जो है ही हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट ऑफर, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई क्या कहते हैं कि हमने कोई ऑफर दिया कि भाई हम ये काम, जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज थी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज को फुलफिल करने का मैंने ऑफर दिया, ठीक है। सामने से प्रोमिसी ने रिजेक्ट कर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने तो अपनी तरफ से उस चीज को करने का ऑफर दिया था, ठीक है। मैंने जो है उस जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज थी उसको करने का, उसको फुलफिल करने का हमने ऑफर दिया था, लेकिन सामने वाले ने क्या किया, उसको मना कर दिया, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारा क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस है, मतलब जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज थी, ऑल दो वो एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन हम उसको अज्यूम करेंगे कि हमने अपनी ड्यूटीज को क्या की, फुलफिल कर दी है। वो हमारी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ठीक है, टेंडर जिसको हम बोलते हैं। तो when the promiser has made an offer of performance to the promisee but the offer has not been accepted by the promisee, it is called an attempted performance, ठीक है। और tender, thus tender is not actual performance but is only an offer to perform the obligation under the contract, ठीक है। तो ये एक ऑफर है, ऑफर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस थे उनको हमने ऑफर किया है कि हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, लेकिन सामने वाले ने क्या किया, मना कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैं किसी के फ्लैट पे रेंट पे रहता हूँ, ठीक है। रेंट मुझे 8,000 रुपीज पर मंथ रेंट देना होता है, ठीक है। अब हमारे दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमने क्या किया, उस रेंट को ऑफर किया कि भाई क्या कहते हैं कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को मैंने कहा कि भाई कहीं मिल गया मुझे रास्ते में, उस टाइम पे मैंने कहा कि भाई ये रेंट आप मुझसे ले लीजिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी रेंट नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अपनी जो अपना जो ऑब्लिगेशन था कॉन्ट्रैक्ट में वो मैंने फुलफिल किया, मैंने उसको ऑफर किया, लेकिन उसने उस वक्त उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माना जाएगा कि मैंने जो अपना मेरा ऑब्लिगेशन था वो मैंने क्या किया, फुलफिल कर दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा वहां पर क्या हो गया, वहां पर ओवर हो गया, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ऑल्दो दैट इज नॉट एन एक्चुअल परफॉर्मेंस बट दैट इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में क्या है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट कोई डेटर है, कंपनी ए है, उसका कोई डेटर है, ठीक है। अब डेटर को जो है कंपनी को पैसे देने हैं, तो डेटर ने एक कंडीशन रख दी कि भाई मैं पैसे तुमको तभी दूंगा जब तुम मुझे कुछ शेयर्स अलॉट कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, उसने कंडीशन रख दी, इसका मतलब वो जो टेंडर है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस था, दैट इज कंडीशनल, तो वो हमारा जो होगा वो वैलिड टेंडर नहीं होगा। इसी तरह से प्रॉपर टाइमिंग पे होनी चाहिए। जैसे रेंट वाला एग्जांपल ले लो, सपोज दैट टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को रेंट ऑफर किया, बट रेंट कहाँ पर ऑफर किया, किसी मैरिज पार्टी में, भाई सबके बीच में बैठा, उसने उसको रेंट ऑफर किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है दैट इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस और परफेक्ट टाइम टू ऑफर द टेंडर, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि वो हमारा वैलिड टेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं
वैलिड टेंडर के केस में। तो अब आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई परफॉर्मेंस में दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको हम टेंडर बोलते हैं। तो इन दोनों के केस में हमारा क्या है, ये माना जाएगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट ए एंड बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई वहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब दोनों सेम पॉइंट पर एग्री किए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब दोनों उसी पॉइंट पे एग्री करें भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। तो जिस तरह से एग्रीमेंट से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी तरह से हम म्यूचुअली एग्री करके हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, डिस्चार्ज ऑफ बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर दोनों पार्टीज आपस में एग्री करते हैं कि भाई ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमको फर्दर मतलब कि इसको आगे लेकर नहीं चलना है, प्रोसीड नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बाय म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी तो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट में भी काफी सारे केसेस हैं। तो पहला क्या है, नोवेशन। नोवेशन मीन्स क्या है, नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। सपोज दैट हमने क्या किया, दो पार्टीज हैं, मुझे सपोज दैट थ्री पार्टीज हैं यहाँ पर, ए बी और सी। ठीक है, ए को कुछ पैसे देने हैं बी को, सपोज दैट ए को 1000 रुपए देने हैं बी को, ए को 1000 रुपए देने हैं बी को और बी को 1000 रुपए देने हैं सी को। तो यहां पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक तो ए और बी के बीच में है और एक बी और सी के बीच में है। अब यहां पर क्या हो सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को हटा करके बी कह दे भैया आपस में आप ए और सी देख लो। ठीक है, क्योंकि मुझे ए से लेने हैं और सी को देने हैं, तो मैं बीच से हट जाता हूं, भाई ए तुम डायरेक्टली सी को दे दो। तो वहां पर क्या है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ए और बी और सी के बीच में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी देयर बिटवीन ए एंड सी, कि ए जो है वो डायरेक्टली सी को क्या देगा, 1000 रुपए दे देगा। तो वहां पर क्या है कि नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है इन प्लेस ऑफ योर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा, वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था दैट कम्स टू एन एंड, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गए, जो पार्टीज थे वो डिस्चार्ज हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नोवेशन है वो या तो सेम पार्टीज में हो सकता है, सपोज दैट ए बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा करके उन्होंने फिर दूसरा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो नोवेशन होता है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, सब्स्टिट्यूशंस होते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट का, वो सेम पार्टीज में भी हो सकते हैं और दूसरी मतलब किसी थर्ड पार्टी के साथ भी, मतलब किसी नए पार्टी के साथ भी हो सकता है। जैसे इस केस में हमारा ए बी बी सी की कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो ए और सी के बीच में हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि नोवेशन के केस में या तो सेम पार्टीज के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो दूसरे पार्टीज भी चेंज हो जाएंगी, किसी थर्ड पार्टी या न्यू पार्टी के बीच में हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नोवेशन के केस में क्या है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, हमारा वहां पर इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रिसेशन। रिसेशन रिसेशन का मतलब क्या है, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी और ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, उसमें क्या रहा है, रिसेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी और ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। In case of breach of contract, the aggrieved party can rescind the contract and file a suit against the guilty party for compensation. The right of rescission is also available to the aggrieved party whose consent was not free in case of voidable contract. Rescission may be total or partial. इसका क्या मतलब है, रिसेंड कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो रिसेशन है वो या तो कोई एक पार्टी या दोनों ही पार्टी, ऑल पार्टीज आपस में क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, किसको,
कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस केस में जो अदर पार्टी, एग्री पार्टी जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है और उसको उसके लिए कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकती है। रिसेंड का मतलब क्या था? कैंसिल कर देना। सपोज दैट मैंने कहा कि ए और बी, या मैंने किसी पर्सन के साथ, सपोज दैट मिस्टर ए हैं, उनके साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मैंने कहा भाई मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आप मुझे अपनी सेकंड हैंड कार दे देना, इस डेट को दे देना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब उस पर्टिकुलर डेट को अगर ए जो है उसने मुझे कार डिलीवर नहीं की है, तो इसका मतलब उसने अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ, रिसेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और कोई अगर मुझे कुछ लॉस हुआ है तो उस लॉस के लिए भी मैं मिस्टर ए को, ए से कॉम्पनसेशन ले सकता हूँ। लेकिन रिसेशन ऐसा नहीं होगा। रिसेंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब हम उसको रिसाइन कर सकते हैं, रिसेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसने नहीं किया तो मैं भी ना करूं, नहीं, आपको अपनी तरफ से उसको कोर्ट में जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट की परमिशन से क्या है, आपको आप कैंसिलेशन कर सकते हैं इसका, कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस से बच सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पे। ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे, तो फिर दोनों में फर्क नहीं रह जाएगा भाई, वही ना, जैसे को तैसा वाला केस हो जाएगा। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे जैसे को तैसा नहीं चलता है। अगर उसने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं की हैं तो यू कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, बट विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में क्या है? ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंज इन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट। जो हमारे सब्जेक्ट मैटर हैं या जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स हैं, मतलब जो भी हमारा कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में अगर हम चेंज करते हैं विद म्यूचुअल कंसेंट, सपोज दैट ए और बी हैं, ए एंड बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ए जो है वो लैंडलॉर्ड है, बी जो है टेनेंट है। उसने कहा कि भाई 8000 रुपीज पर मंथ पे मैं आपको फ्लैट दूंगा। 2 महीने बाद आके कह रहा नहीं भाई 8000 नहीं, मैं इसकी कंडीशन को चेंज करता हूँ, इसमें 10,000 रेंट कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो कंडीशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को लेकर के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो जो कंडीशंस हैं, अगर उन कंडीशंस को हम चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अब नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ बनेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ऑल्ट्रेशन। अगर हम, मैंने पहले बताया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऑल्ट्रेशन हम करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो खत्म, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि म्यूचुअल कंसेंट पे अगर हम कंडीशंस में कोई चेंजेस करते हैं तो वहां पर जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, दैट विल कम्स टू एन एंड। नाउ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी देयर, जो हमारे चेंज टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होंगे। अच्छा, नोवेशन और ऑल्ट्रेशन में फर्क ये है कि नोवेशन जो है वो किसी सेम पार्टीज में भी हो सकता है और किसी थर्ड पार्टी के बीच में भी हो सकता है, लेकिन ऑल्ट्रेशन जो है वो सेम पार्टीज में होगा। ऑल्ट्रेशन जो है वो कभी किसी नए पार्टी के साथ नहीं होगा। ऑल्ट्रेशन जो है वो बिटवीन द पार्टी, जो पहले की पार्टीज थी, सेम पार्टीज के बीच में ही क्या होता है? ऑल्ट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेमिशन। रेमिशन, रेमिशन में क्या होता है कि एक्सेप्टिंग समथिंग लेस, एक्सेप्टिंग, रेमिशन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर और अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड। इसमें क्या है कि हम जो मतलब कि जो कंसिडरेशन था या जिस चीज को हमने प्रॉमिस किया था उससे हम कम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेमिशन। सपोज दैट बहुत, तो आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं कि इंसॉल्वेंट हो गया है, 50 पैसे इन रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, ठीक है, प्राइवेट स्टेट, जो भी होता है। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या सपोज दैट बी जो है हमारा डेटर है, ठीक है, डेटर है, उससे मुझे 1000 रुपए लेने हैं, तो ना वो दे नहीं पा रहा 1000 रुपए उसके पास नहीं, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना डिले कर रहे हो, तुम एक काम करो 700 रुपीज दे दो इन फुल सेटलमेंट ऑफ योर क्लेम। इसका मतलब क्या है कि हमने उसके साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में 1000 रुपए देना था, लेकिन हमने उससे क्या किया भाई, उसके साथ कुछ म्यूचुअल कंसेंट के साथ एग्री कर लिया कुछ लेसर अमाउंट पे,
तो वो उसने क्या किया, 700 रुपीज एट द सेम टाइम पे कर दिया और वहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, खत्म। अब फ्यूचर में हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई 300 रुपए हमको दो, या क्या कहते हैं कि हमको पूरा 1000 रुपए दो, नो। वहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दैट इज डिस्चार्ज्ड, दैट कम्स टू एन एंड। इसका मतलब क्या है कि रिमिशन में क्या है, एक्सेप्टिंग समथिंग लेस व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, जितना प्रॉमिस किया गया था हम उससे लेस पे जब एग्री कर जाते हैं, एक्सेप्ट कर जाते हैं, सॉरी मतलब म्यूचुअली कंसेंट करके लेस वैल्यू या लेस अमाउंट पे हम क्या कहते हैं कि एग्री कर जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेमिशन। ठीक है। और लास्ट है हमारा वेवर। वेवर मतलब बिल्कुल माफ कर देना, बिल्कुल नहीं दे पा रहा है वो, चलो ठीक है भाई माफ कर दिया, जाओ मत देना तुम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेवर। रेमिशन में क्या है, हम समथिंग लेस एक्सेप्ट करते हैं, भाई जितना है उतना ही दे दो। लेकिन वेवर में क्या है, बिल्कुल ही नहीं है तो चलो माफ कर दिया मैंने, तुम जाओ खुश रहो। अब बाद में हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। जिस वक्त हमने उसको वेव किया, माफ कर दिया, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा है मोड ऑफ डिस्चार्ज जो था, दैट इज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट। थर्ड मोड जो है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, और इलीगैलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमने किया लेकिन फ्यूचर में उसको करना इम्पॉसिबल हो गया, मतलब जो उसको परफॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दैट एग्रीमेंट। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज पॉसिबल, बट परफॉर्मेंस के टाइम पर ऐसा हो गया कि वो इम्पॉसिबल हो गया या वो इलीगल हो गया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस it is assumed that that contract has been discharged। तो इसमें क्या है, पहला तो है इनिशियल, इसमें पहला है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मैंने पहले बताया था कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी अगर है तो उसमें क्या है, वो हमारा वॉइड एब इनिशियो है। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी विल मैरी हिज डॉटर सी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे सी इज डेड, सी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इम्पॉसिबल है, इनिशियल स्टेज से ही इम्पॉसिबल है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या कहते हैं कि वॉइड एब इनिशियो तो है, लेकिन प्रॉमिसर को जो है पता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जो प्रॉमिसी है उसको नहीं पता है कि इम्पॉसिबल है। तो उस केस में ऑल्दो वो वॉइड एब इनिशियो है, बट स्टिल जो प्रॉमिसी है, जो एग्रीड पार्टी है, वो क्या कर सकती है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को वादा किया कि भाई वो उससे शादी करेगा, जबकि वो ऑलरेडी सी से शादीशुदा है, जबकि वो ऑलरेडी ही इज ऑलरेडी मैरिड टू सी, बट ये बात बी को नहीं पता है। ए को पता है कि वो शादी बी से नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में पहली बीवी के रहते हैं हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ए को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो बी के साथ वो कर रहा है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन बी को नहीं पता है कि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बी को उसकी शादी के बारे में पता नहीं है। बाद में क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, शादी नहीं कर सकता है, तो ए को बी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, बट स्टिल ए हैज टू कॉम्पनसेट बी फॉर एनी लॉस इनकर्ड बाय हर। ठीक है, तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या है कि स्टार्टिंग से ही वो क्या है, इम्पॉसिबल है, तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो। दूसरा है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं कभी, तो डिस्चार्ज की तो वहां बात ही नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, दैट वाज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, बी है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज पॉसिबल, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स इम्पॉसिबल और इट बिकम्स इलीगल
सो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज वॉइड एग्रीमेंट, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। स्टार्टिंग में तो था वैलिड था, लेकिन बाद में जब इम्पॉसिबल हो गया, इलीगल हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। जैसे सपोज दैट हमने चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई इतनी टन्स हम आपको सप्लाई करेंगे या जो भी है, ठीक है। बाद में ऐसा हुआ कि इंडिया और चाइना के रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जो है बिल्कुल खराब हो गए, मतलब वहां पे जो आपस में एलियन कंट्री होगी हमारी, ठीक है, दुश्मन जिसको हम बोलते हैं, एनिमी हो गई। तो उस केस में इंडिया ने बैन लगा दिया कि भाई अब चाइना के साथ कोई किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया, जिस वक्त परफॉर्मेंस का वक्त हुआ, तो उस वक्त इंडिया ने बैन लगा दिया। तो वहां पर क्या हो गया, ये पॉसिबल इम्पॉसिबल हो गया, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई, इलीगल हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट बिकम्स वॉइड। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे डिस्चार्ज की तो कोई बात ही नहीं होती। जब वॉइड हो गया तो इसका मतलब देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में आते हैं? तो विच आर द केसेस विच आर कवर्ड अंडर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी? तो केसेस कवर्ड अंडर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, ओके। इसमें क्या है, पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर था कॉन्ट्रैक्ट का वही डिस्ट्रक्ट हो गया, मींस डिस्ट्रॉय हो गया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई। मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त तो सब्जेक्ट मैटर जो था वो प्रेजेंट था, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें बहुत ही फेमस केस है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में। देखो क्या है, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड फॉर नो फॉल्ट ऑफ द प्रोमिसर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बाय इम्पॉसिबिलिटी। वहां पे प्रोमिसर की भी गलती नहीं है, प्रोमिसी की भी गलती नहीं है, कुछ ऐसे एक्ट हुए जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया है, डिस्ट्रक्ट हो गया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट बिकम्स वॉइड, और वहां पे वो हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे एक बहुत ही फेमस केस है टेलर वर्सेस कर्लवेल, टेलर वर्सेस कार्लवेल 1863 का केस है ये, जिसमें सी स्टैंड फॉर कार्डवेल, सी एग्री टू लेट आउट हिज म्यूजिकल हॉल। उसने क्या किया, वो एग्री कर लिया कि भी वो अपना म्यूजिकल हॉल जो है वो टी को देगा कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट पर, ठीक है। क्या कहते हैं कि वहां पे कोई कॉन्सर्ट था, सिंगिंग कॉन्सर्ट था, तो उसके लिए उसने सी ने क्या किया, एग्री किया कि भाई वो अपना म्यूजिकल हॉल जो है वो लेट आउट करेगा रेंट पर, ठीक है। तो सब कुछ एग्री हो गया, रेंट भी है एग्री हो गया, हॉल की डेट भी एग्री हो गई, भाई इस पर्टिकुलर डेट पे हमको हॉल चाहिए, सब कुछ हो गया। बट ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन सिंगिंग कॉन्सर्ट था या उससे पहले क्या हुआ कि उस हॉल में जो है आग लग गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो सब्जेक्ट मैटर जिसको हमने बुक किया था, जिसके लिए हमने एग्रीमेंट किया था, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज मींस जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट बिकम्स वॉइड, क्योंकि अब ये इम्पॉसिबल है, वहां पे हम कॉन्सर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आग लग गई, वो जो सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट बिकम्स वॉइड ड्यू टू फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वहां पर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अज्यूम होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। सेकंड है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया होगा। सेकंड है डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, ठीक है। डेथ के केस में या पर्सनल इनकैपेसिटी, अनसाउंड माइंड का हो गया, या क्या कहते हैं कि और भी कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिससे वो इनकैपेबल हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ अ प्रोमिसर और प्रोमिसी इट हैज बीन अज्यूम्ड कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट हैज बीन डिस्चार्ज। सो
where the performance of the contract must be executed personally by the promisor. His death or physical disability to perform shall render the contract void and thus exonerate him from the obligations. इसका क्या मतलब है? Where the performance of the contract must be executed personally by the promisor. इसका मतलब क्या है? सपोज दैट ए एंड मैं हूं, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूं, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं जो हूं आपके शो में गाऊंगा, इतना पैसा लूंगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने सबको टिकट्स वगैरह सेल कर दिए, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बाद में ऐसा हुआ कि मेरी डेथ हो गई। अब ऐसा नहीं कि अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरा जो लीगल हायर होगा या जो मेरा बेटा होगा वो उसको कर सकता है, नहीं, क्योंकि सिंगर तो मैं हूं, मेरा बेटा सिंगर नहीं है, वो पर्सनली सिर्फ मैं ही एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, वो लोन होता या कुछ और होता, तो वो मेरे लीगल हायर के पास चला जाता। लेकिन यहां पर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिर्फ मैं ही एग्जीक्यूट कर सकता हूं और कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मेरी डेथ हो जाती है या मैं पर्सनल इनकेपेबल हो जाता हूं, सपोज दैट बाद में ऐसा पता चला कि मेरी आवाज ही चली गई, नो आई एम नॉट एबल टू सिंग, या कुछ और ऐसी मतलब कि अनहैपनिंग हो गई, मिस हैपनिंग हो गई, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि मैं सिंग नहीं कर सकता हूँ कॉन्सर्ट में जाकर के, तो वहां पर क्या है, वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट हैज बीन अज्यूम्ड टू बी डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ वॉर। थर्ड पॉइंट है आउटब्रेक ऑफ वॉर। इफ वॉर इज डिक्लेयर बिटवीन टू कंट्रीज, सेम वही चाइना एंड इंडिया का एग्जांपल, कि अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाते हैं, पहले तो क्या कहते हैं कि वो पॉसिबल था, बाद में वॉर डिक्लेयर हो गया तो वो इम्पॉसिबल हो गया, अब हमारे साथ उसके साथ ट्रेड ही बैन हो गए हैं, तो वो क्या है, हमारा एग्रीमेंट जो होगा या कॉन्ट्रैक्ट जो होगा दैट बिकम्स वॉइड। ठीक है, फोर्थ है चेंज ऑफ लॉ। चेंज ऑफ लॉ में क्या है कि चेंज ऑफ लॉ में सपोज अगर हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम आपको जो है 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो डिलीवर करेंगे, बाद में लॉ में ये मतलब अमेंडमेंट आ गया कि भाई जो कॉटन का वो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई नॉर्मल पर्सन इसका ट्रेड नहीं कर सकता है, तो वहां पे क्या है, लॉ ही चेंज हो गया। तो अब जब लॉ चेंज हो गया, लॉ ने परमिट नहीं किया, तो आई एम हेल्पलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा दैट हैज बीन अज्यूम्ड कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो हमारा डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, फिर है इसमें एक बहुत ही फेमस केस है शिप्टन एंडरसन एंड कंपनी वर्सेस रेशिप्टो। ठीक है, शिप्टन एंडरसन एंड कंपनी वर्सेस रेशिप्टो। ये केस जो है 1980 का 18 का है, 1918 का है। ओके, 1918 का केस है, बहुत ही फेमस केस है। तो चेंज ऑफ लॉ में इसमें है, ए एग्रीड टू सेल बी अ स्पेसिफिक पार्सल ऑफ व्हीट kept in his warehouse. Before the delivery was given, the wheat was requisitioned by the government under a statutory power held. Both parties were discharged from performance of such contract. मतलब कि उसने व्हीट को डिलीवर करने के लिए बोला था, लेकिन व्हीट की डिलीवरी पे उसने मतलब क्या किया, पाबंदियां लगा दी। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, ये अज्यूम किया गया कि दोनों ही पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ लॉ में ऐसा होता है। नेक्स्ट है non-existence or non-occurrence of contemplated state of things. Non-existence or non-occurrence of contemplated state of things. Contemplated स्टेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या है, वेयर अ कंटेम्पलेटेड स्टेट ऑफ थिंग्स विच वॉज द सोल बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज ही नहीं है एक्सिस्टेंस में, या हमने उसको कैंसिल कर दिया, सीज कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। ठीक है,
तो उस पर्टिकुलर केस में भी हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें बहुत ही फेमस केस है क्रेल वर्सेस हेनरी। क्रेल वर्सेस हेनरी 1903 का केस है, जिसमें हेनरी उसने क्या किया, एक हॉल को बुक किया था 2 दिनों के लिए, क्योंकि वहां पे एक किंग था जो कि क्रेल किंग था, उसके प्रोसेशन की बात थी, ठीक है, कि वो आएगा, उसका प्रोसेशन होगा, मतलब उसका जुलूस निकलेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया था, होटल का जो मतलब कि पूरा वो हॉल वगैरह था उसने बुक करने के लिए 2 दिन के लिए बुक के लिए बोला था, ठीक है। तो क्रेल जो है वो होटल का मालिक था, तो वहां पे उसने किंग के प्रोसेशन मतलब जुलूस के लिए उसने क्या किया था, उस हॉल को बुक किया था 2 दिन के लिए। बाद में ऐसा हुआ कि जो किंग था वो बीमार हो गया, तो जब बीमार हो गया तो वो जुलूस वहां से मतलब जुलूस जो था, जो प्रोसेशन था वो कैंसिल करना पड़ा। तो उसकी वजह से जो परफॉर्म मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर था कॉन्ट्रैक्ट का वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि जो परफॉर्मेंस था जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मतलब कि जो एक्टिविटी है वही एक्टिविटी कैंसिल हो गई है, सीज हो गई है, पोस्टपोन हो गई। तो उस पर्टिकुलर केस में भी हमारा क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा वो माना जाएगा कि कैंसिल हो गया था। जैसे इस केस में भाई जिस जो जुलूस के लिए हमने क्या कहते हैं हॉल को रेंट पे लिया था, तो जुलूस ही कैंसिल हो गया ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ द किंग। तो वहां पर क्या हो गया कि जो क्रेल था, जो होटल का ओनर था, उसने केस किया था पैसों की रिकवरी के लिए, बट वो डिसमिस हो गया था इस बेसिस पर कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया है बाई फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, केसेस विच आर कवर्ड अंडर फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी। तो ये केसेस जो है वो कवर होते हैं फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी में। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी में कवर नहीं होते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जो फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी में कवर नहीं होते हैं। तो केसेस नॉट कवर्ड अंडर फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी में कवर नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, और लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट ऑब्जेक्टिव बिकम्स डिफिकल्ट, वो ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट हो गया, या बहुत ही मतलब कि उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम इस चीज का प्ली नहीं ले सकते हैं, इम्पॉसिबिलिटी का प्ली नहीं ले सकते हैं, एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मुझे क्या कहते हैं लंदन से कोई चीज शिप करनी थी इंडिया में, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि लंदन से इंडिया की जो शिपमेंट सर्विसेज थी वो बंद कर दी गई फॉर टाइम बिंग, या उन्होंने कहा कि भाई अगर बहुत जरूरी है तो आपको मतलब हाई प्राइस पे, मतलब ओवर चार्ज प्राइस पे आपको इस चीज को डिलीवर करना, मतलब कि उस वहां पर शिप करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या है कि डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस है, या हम वहां पे कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो लॉस हो रहा है क्योंकि हमको वहां पे प्राइस ज्यादा देना है। तो हम यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि वहां पे सर्विसेज बंद हो गई हैं, क्योंकि सर्विसेज हैं लेकिन आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये जो है डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, या बहुत ही डिफिकल्ट है उसको लाना, लेकिन ला सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट स्टिल हम उसको जैसे तैसे करके लाया जा सकता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी या लॉस ऑफ प्रॉफिट को के केस में हम इस चीज का एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि ये फ्यूचर इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि डिफिकल्टी हो या लॉस ऑफ प्रॉफिट हो, बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म दोज ऑब्लिगेशंस, आपको वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ये फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी में कवर नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में वही है सेम कि वहां पर अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे हमको लॉस होगा या लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, हम अपने प्रॉफिट को, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को भी हम फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी में कवर नहीं कर सकते हैं, वहां पर हमको अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल
करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। हम इस चीज़ का प्ली नहीं ले सकते कि भाई हमको लॉस हो जा रहा है, हम आपका ये चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको लॉस बियर करना पड़ रहा है, स्टिल यू हैव टू डू। ठीक है, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सपोज दैट क्या कहते हैं कि हमको माल जो है दिल्ली से मुंबई लेकर जाना है बाई रोड, सपोज दैट वहाँ पे किसान का वो हो गया, ठीक है, तो बाई रोड वो नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा अब इसको फ्लाइट के थ्रू भेजना पड़ेगा, इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो हमने किया, आपको जैसे तैसे करके भेजना पड़ेगा, आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन आप इसकी मतलब कि प्लेन एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि वो इम्पॉसिबल, फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। आप भेज सकते हो, आपके लिए डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, जहां पे हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तीसरा है डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन में क्या है कि सपोज दैट मैन्युफैक्चरर को कुछ होलसेलर ने रिटेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम आपको हर महीना इतनी यूनिट्स ऑफ गुड्स जो है डिलीवर करते रहेंगे। एक वक्त मतलब 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि होलसेलर जो है उसने रिटेलर को डिलीवर नहीं किया सामान। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने उसको दिया नहीं था। तो अब जो है वो इस चीज का प्ली नहीं ले सकता, इस चीज का एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि भाई हमको माल नहीं मिला। नहीं मिला वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जानो, मैन्युफैक्चरर जाने, रिटेलर को तो अपनी क्वांटिटी से मतलब है। तो वहां पर क्या है, इस चीज का एक्सक्यूज, फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो जो हमारा है डिफॉल्ट जो है वो थर्ड पार्टी का है। वो आप अपना समझिए भाई, रिटेलर होलसेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है। दैट होलसेलर नीड्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज और हिज ऑब्लिगेशंस विच आर मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो होलसेलर के साथ, जो मैन्युफैक्चरर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो मतलब उन दोनों के बीच में है, उससे रिटेलर को कोई लेना देना नहीं है। वहां पर जो होलसेलर है वो फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज नहीं ले सकता है। ठीक है, फिर है स्ट्राइक्स, लॉकडाउन वगैरह, लॉकआउट्स वगैरह जो हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं या लॉकआउट्स हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी हम फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी में इसको कवर नहीं करेंगे। उसके बाद जो है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि वो डिफिकल्ट हो गया है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया उसको परफॉर्म करने के लिए, बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म। डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। ये जो हमने 2 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। पहला क्या किया है? पहला तो हमने किया 3 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज डिस्कस किए। पहला तो है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट, जिसमें नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन एंड वेवर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने डिस्चार्ज बाय फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये 3 मोड हमने डिस्कस किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। बचे हुए जो 3 मोड्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। सो प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड